जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी परीक्षा 2025 के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका 13वां वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी रेफरेंस मॉडल ने FRBR के ग्रुप 2 एंटिटीज को किस एक सुपर एंटिटीज में समाहित किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एजेंट। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय अपने डिजिटल संग्रह के लिए प्री एजेंट चरण में एक विस्तृत रिस्क असेसमेंट कर रहा है। यह OAIS रेफरेंस मॉडल में किस फंक्शन एंटिटीज का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रिजर्वेशन प्लानिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि निकोलस बेल्किन की AS के परिकल्पना का मूल तर्क यह है कि सूचना की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब उपयोगकर्ता। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी, अपनी ज्ञान संरचना में एक विसंगति को पहचानना है जिसे वह स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। चलिए अगला प्रश्न है कि मानक उपयोग सांख्यिकी संग्रहण पहल की देखरेख किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सूचना मानक संगठन। चलिए अगला प्रश्न है कि एक शोधकर्ता एथनोग्राफिक अध्ययन का उपयोग करके यह समझता है कि एक अकादमिक विभाग में शोधकर्ता अनौपचारिक रूप से जानकारी कैसे साझा करते हैं। इस अध्ययन की वैधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हॉथॉर्न प्रभाव, जहां प्रतिभागी देखे जाने की कारण अपना व्यवहार बदल लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मशीन लर्निंग आधारित कैटलॉगिंग प्रणाली में सिस्टमेटिक ड्रिफ्ट की समस्या क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समय के साथ शब्दों का अवधारणाओं के अर्थ में परिवर्तन जिससे मॉडल की सटीकता कम हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है ज्ञान प्रबंधन में बाइको मॉडल SECI मॉडल का विस्तार कैसे करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह ज्ञान सृजन के लिए एक भौतिक या आभासी स्थान ठीक है की अवधारणा को जोड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है डिजिटल मानविकी में एक शोधकर्ता 18वीं शताब्दी के उपन्यासों के एक बड़े कॉर्पस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने के लिए टॉपिक मॉडलिंग का उपयोग करता है। यह किस प्रकार के शोध दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंट रीडिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन प्रणाली में अंकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अद्वितीय सेल्फ मार्क या स्थान निर्धारण उपकरण प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय उपयोगकर्ता जो दृष्टिबाधित है स्क्रीन रीडर का उपयोग करता है। पुस्तकालय की वेबसाइट पर एक इन्फोग्राफिक तक पहुंचने में उसे सबसे बड़ी बाधा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानकारी का टेक्स्ट आधारित न होना और उचित ALT टेक्स्ट का अभाव। चलिए अगला प्रश्न है कि एजेंसी की समाजशास्त्रीय अवधारणा का सूचना व्यवहार अनुसंधान में क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संरचनाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करने और विकल्प बनाने की व्यक्तियों की क्षमता। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अभिलेखागार को एक राजनेता का डिजिटल रिकॉर्ड प्राप्त होता है जिसे एन्क्रिप्टेड फाइलें होती है जिसकी कुंजी खो गई है। यह किस प्रकार की संरक्षण चुनौती का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तकनीकी अप्रचलन और एन्क्रिप्शन की समस्या। चलिए
अगला प्रश्न है कि ब्रेंडा डार्विन की सेंस मेकिंग पद्धति में गैप को कैसे परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय कम्युनिटी लेड संग्रह विकास मॉडल अपना रहा है। पारंपरिक लाइब्रेरियन एज एक्सपर्ट मॉडल की तुलना में इस दृष्टिकोण का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि कॉलोन क्लासिफिकेशन में ऑल परवेडिंग या सर्वव्यापी विषय का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक विषय जिनका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है और इसे किसी भी अन्य विषय के साथ जोड़ा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अदृश्य विश्वविद्यालय तो अदृश्य महाविद्यालय शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायना क्रेन। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम पॉइंट एंड क्लिक वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोजाइक। चलिए अगला प्रश्न है कि सूचना पुनर्प्राप्ति में क्वेरी एक्सपेंशन की तकनीकी में क्या शामिल था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिकॉल बढ़ाने के लिए मूल क्वेरी में पर्यायवाची या संबंधित शब्द स्वचालित रूप से जोड़ना। चलिए अगला प्रश्न है कि एक लाइब्रेरियन एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कर रहा है। PRISMA स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, समीक्षा को रिपोर्टिंग को मानकीकृत करने के लिए जिससे पारदर्शिता और दोहरा सुनिश्चित हो सके। चलिए अगला प्रश्न है ज्ञान अर्थव्यवस्था में पुस्तकालयों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव पूंजी का विकास करना, आजीवन सीखने और सूचना साक्षरता कौशल को बढ़ावा देकर। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोग्राम प्लानिंग एंड बजटिंग सिस्टम का जीरो बेस्ड बजटिंग पर मुख्य लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PPBS सीधे तौर पर संगठनात्मक लक्ष्यों और कार्यक्रमों से जुड़ा होता है। ठीक है, जबकि ZBB प्रत्येक चक्र में हर गतिविधि को शून्य से सही ठहराने पर केंद्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि डिजिटल ऑब्जेक्ट के लिए चेकसम जैसे MD5 या SHA 256 का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय में किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए एक पार्टिसिपेटरी डिजाइन प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किशोरों को डिजाइन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल किया जाता है, विचार विमर्श से लेकर कार्यान्वयन तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेसिक रेफरेंस सोर्सेज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर, लुइस सोर्स। चलिए अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन में डिस्कवरी लेयर का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुस्तकालय के विभिन्न संसाधनों के लिए एक एकल एकीकृत खोज इंटरफेस प्रदान करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय में कॉपीराइट फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, पुस्तकालय कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं को कॉपीराइट के बारे में मार्गदर्शन और प्राथमिक सलाह देना। चलिए अगला प्रश्न है कि डेटा रिपोजिटरी के लिए DSpace और E-प्रिंट्स के बीच एक मूलभूत वास्तुशिल्प अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DSpace जावा में लिखा गया है जबकि E-प्रिंट्स पर्ल में लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है सर्पा रोमियो में ROMEO
का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओपन आर्काइविंग के लिए अधिकार मेटा डेटा। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना पुनर्प्राप्ति में हिडन वेब की अवधारणा का डीप वेब में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 29 का ए। वेब पर्यायवाची है जो वेब के उस हिस्से को संदर्भित करते हैं जिसे मानव खोज इंजन द्वारा अनुक्रमित नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सिमेंटिक वेब या वेब 3.0 का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि रिसर्च एथिक्स में डुप्लीकेट पब्लिकेशन को एक कदाचार क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यह वैज्ञानिक रिकॉर्ड को कृत्रिम रूप से फुलाता है और संसाधनों को बर्बाद करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यूजर जनरेटेड करेंट्स जैसे कि पुस्तक समीक्षा या विकिपीडिया प्रविष्टियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 का दोस्तों ऑप्शन बी होगा। लेखक की विशेषता, पूर्वाग्रह और सटीकता का निर्धारण करने में कठिनाई। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय की नई शाखा के लिए स्थान का चयन करते समय एक GIS का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसांख्यिकीय डेटा, यातायात पैटर्न और कम सीमा वाले क्षेत्रों का विश्लेषण करके इष्टतम स्थान की पहचान करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्ञान वर्गीकरण में पॉलीथेटिक क्लास क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ग जिसके सदस्यों में कई विशेषताओं का एक सेट साझा होता है लेकिन किसी भी एक विशेषता का सभी सदस्यों में होना आवश्यक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई पुस्तकालय अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स का उपयोग करता है तो यह उपयोगकर्ता की गोपनीयता के लिए क्या चिंता पैदा करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 35 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यह उपयोगकर्ता के ब्राउजिंग व्यवहार पर डेटा एकत्र करता है जिसे तीसरे पक्ष के साथ साझा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाषा की बाधाओं को दूर करने में मदद करने वाली एक पेशेवर सेवा जो विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों, ग्रंथों और सामग्री का सटीक अनुवाद प्रदान करती है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुवाद सेवा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद केंद्र यानी कि ITC कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। अगला प्रश्न है कि लाइब्रेरी एडवोकेसी में एक एलिवेटर स्पीच क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुस्तकालय के मूल्य और ज़रूरतों के बारे में एक संक्षिप्त प्रेरक सारांश जिसे जल्दी से दिया जा सके। चलिए अगला प्रश्न है कि बुलियन ऑपरेटर XOR का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए इनपुट या बी इनपुट, लेकिन दोनों नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि डेविड लैंग्स के अनुसार पुस्तकालयों का मिशन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समुदायों में सुधार करना। अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय एक मेकर स्पेस स्थापित कर रहा है, सुरक्षा और देयता के अलावा सबसे महत्वपूर्ण परिचालन विचार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विशेषज्ञता और उपभोग्य सामग्रियों के लिए एक अस्थायी आपूर्ति मॉडल। चलिए अगला प्रश्न है कि API का उपयोग करके एक पुस्तकालय अपने
एल.एस डेटा को एक मोबाइल ऐप के साथ कैसे एकीकृत कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाशन का चक्र में एक प्री प्रिंट क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पुस्तकालय निर्देशक संतुलित स्कोर कार्ड दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है। वित्तीय परिप्रेक्ष्य के अलावा अन्य 3 परिप्रेक्ष्य कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्राहक, आंतरिक व्यापार प्रक्रियाएं और सीखना और विकास। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 45 का दोस्तों बी हो जाएगा। एक लंबी अवधि में एक ही समूह का बार बार अवलोकन करना। चलिए अगला प्रश्न है कि डेटाबेस इंडेक्स का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डेटा पुनर्प्राप्ति कार्यों की गति में सुधार करना। चलिए अगला प्रश्न है कि यूजर इंटरफेस डिजाइन में फिट्स लॉ का भविष्यवाणी करता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। एक लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंचाने में लगने वाला समय जो लक्ष्य के आकार और उसकी दूरी का एक फलन है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक अभिलेखगार में एसिडिफिकेशन की प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 48 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कागज़ में एसिड के बेअसर करके उसके क्षरण को धीमा करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है XML में टैग केस सेंसिटिव क्यों होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। 49 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ये टैग उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंपल DL क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। डिजिटल संग्रह प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।